इस बार होली से पहले देश के 5 महत्वपूर्ण राज्यों पर चुनावी रंग चढ़ेगा। चुनाव आयोग ने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन चुनाव को नोटबंदी पर जनादेश और मोदी सरकार के लिए 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी में घमासान के चलते यूपी का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। चुनाव आयोग ने यूपी में 7 राउंड में वोटिंग कराने का फैसला किया। 17 जनवरी से यूपी में पहले दौर के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। जिस वक्त चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा था, तब लखनऊ में मुलायम और अखिलेश यादव के बीच सुलह कराने के लिए आजम खान दूसरे राउंड की कवायद में जुटे थे। मुलायम के घर बैठकों के बीच आजम खान यही उम्मीद जता रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुलाकातों का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। चुनावी हलचल के बीच विपक्ष ने अब आम बजट को टलवाने की लामबंदी भी शुरू कर दी है। मोदी सरकार इस बार 1 फरवरी को बजट पेश करने की तैयारी में है, लेकिन 16 विपक्षी दल और एनडीए में शामिल शिवसेना ने कहा है कि चूंकि 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए बजट चुनाव के बाद पेश हो। चुनाव आयोग ने फिलहाल इस पर अपनी राय नहीं दी है। पड़ी तो जरूर जाऊंगा। मुझे कहीं भी जाने की जरूरत पड़े तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा। उसके लिए कहीं भी चले जाएंगे। जहां नाक झुकाना हो झुका लेंगे, जिसकी खुशामद करना हो कर लेंगे, जिसके हाथ पैर जोड़ना हो जोड़ लेंगे। साइकिल समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए। अखिलेश के नेतृत्व में वही असली पार्टी है, सारे लोग साथ हैं उसके। नेताजी तो हमारे नेता हैं, सुप्रीम नेता हैं। वो हमारे प्रस्ताव भी हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। हम तो ये जो लोग नेताजी के आसपास पार्टी को नष्ट करना चाहते हैं, उससे निकालने के लिए सब मुझे करना पड़ रहा है। काम और नेताजी का आशीर्वाद दोनों इस प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। जनता आकलन करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता ने कम से कम ये मन बना लिया है कि आने वाले समय में सरकार किसकी होगी। मैं खुद ही अपना नाम वापस ले लूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि 2 मुख्यमंत्री के फेसेस तो हो नहीं सकते हैं अगर जो गठबंधन है, और अगर जो नहीं होता तो जैसा है वैसा चलेगा। तो 2 बड़े सवाल हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। पहला तो ये कि क्या मुलायम परिवार का झगड़ा खत्म होगा, और दूसरा ये कि क्या ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक सेमीफाइनल की तरह होंगे, क्योंकि 5 महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिसमें से 2 सबसे बड़े हिंदी भाषी राज्य हैं। पंजाब उनमें से एक है, उत्तराखंड उनमें से एक है, और उत्तर प्रदेश उनमें से एक है। गोवा भी है, मणिपुर भी है, वो भी देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी जगह के राज्य हैं। तो क्या ये मोदी सरकार के लिए सेमीफाइनल होगा? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी मौजूद है, हमारे साथ मोहम्मद इबाद साहब हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ रितु सिंह जी हैं जो लीडर हैं बीएसपी की, और विनोद अग्निहोत्री साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास मेरा सीधा सवाल, क्या ये चुनाव, क्योंकि 3 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं, यानी उल्टी चक्री अब सरकार की शुरू हो गई है, यानी 2019 के चुनाव से 2 साल पहले लगभग ये चुनाव हो रहे हैं, तो क्या ये मिड टर्म अप्रेजल होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा मोदी सरकार की? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो हर पल परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं, और हर चुनाव अपने आप में एक फाइनल चुनाव होता है। चाहे जिस विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, वो अपने आप में एक उस विधानसभा के लिए फाइनल चुनाव होता है। चूंकि 2.5 साल बाद चुनाव हो रहा है, इसलिए एक इस तरह का टेम्परामेंट क्रिएट किया जा रहा है, और वो मीडिया में भी है, बाकी दलों में भी है, ये सेमीफाइनल है। तो जो हर मैच को फाइनल समझ के खेलता हो, उसके लिए सेमीफाइनल क्या, फाइनल क्या, क्वार्टर फाइनल क्या। लेकिन जनता क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल सब समझती है प्रेम शुक्ला जी, जनता सब समझती है क्या क्वार्टर फाइनल है, कौन सेमीफाइनल और कौन सा लीग मैच है। नहीं, जनता तो समझ, जनता की समझ को तो सलाम है दीपक जी, जनता की समझ को भी सलाम, मीडिया की समझ को भी सलाम है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही उसमें जोड़ रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो हर चुनाव को फाइनल चुनाव समझकर ही उसमें जुटते हैं, और पार्टी भी उसी तरह से, क्योंकि पार्टी का नेता जिस तरह से जुटता है, तो पार्टी का काडर, पार्टी के पदाधिकारी, पूरा तंत्र हर चुनाव को फाइनल चुनाव समझकर लड़ता है, और उसके परिणाम को उस चुनाव के संदर्भ में फाइनल परिणाम है। शेष चूंकि 2019 का चुनाव है, तो एक
लोगों के मन में टेम्परामेंट, इस तरह की लोगों के मन में प्रश्न स्वाभाविक होंगे कि ये सेमीफाइनल है क्या, और जो सेमीफाइनल हारने के बाद भी फाइनल जीतने वाले लोग हों। क्योंकि अगर 2017 का चुनाव भी, 2012 का चुनाव भी इसी तरह से घोषित किया जा रहा था कि ये फाइनल है और जो जीतेगा वो उप प्रधानमंत्री हो जाएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो जाएंगे। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरे क्रमांक पर थी, लेकिन मोदी जी का नैपुण्य है, नेतृत्व का कौशल है, कैडर की सफलता है कि वो जहां पर 47 सीटें विधानसभा मिली थी वहां 73 सीटें लोकसभा मिल गई। तो इसलिए जो है, जो इसीलिए तो चुनौती दोहरी है प्रेम शुक्ला जी, वो हर चुनाव को फाइनल समझते हैं। इसीलिए चुनौती दोहरी है। आलोक शर्मा जी, 73 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा है, सेमीफाइनल है, 2019 का काउंटडाउन शुरू होने वाला है यूपी के बाद। देखिए, मैं समझता हूं, अभी जैसा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने भी कहा कि वो परीक्षार्थी ऐसे हमेशा परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि पेपर लीक के माध्यम से ज्यादा परीक्षा देते हैं। दूसरा, जिस तरह से कहा उन्होंने कि साहब परीक्षा हमेशा फाइनल ही मान के चलते हैं। देखिए साहब, फाइनल परीक्षा हो, सेमीफाइनल हो, लीग हो, बिहार में भी लीग मैच हुआ था, उसमें भी हारे थे। कोरी लच्छेदार भाषा से बार बार परीक्षा पास नहीं की जा सकती है। आप एक दो बार तो एग्जामिनर को कह सकते हो कि साहब उत्तीर्ण कर दीजिए किसी तरह से, लेकिन केवल कोरी भाषणबाजी से नहीं हो सकता है। 73 सांसद उत्तर प्रदेश ने दिए आपको, आपकी केंद्र में सरकार बनी। आप बताइए कि आपने उत्तर प्रदेश को वापस क्या दिया, किसानों को क्या दिया, आपने बुनकरों को क्या दिया, छोटे मजदूरों को क्या दिया। आज आप जो हालत है, अरे सर आप सुन लीजिए, साहब सुन लीजिए ना, आपके बॉम्बे से लगभग 8-9 लाख मजदूर जो हैं, बेचारे कर्मचारी जो हैं, वो बॉम्बे छोड़ के, महाराष्ट्र छोड़ के उत्तर प्रदेश वापस आ गए हैं। जरा सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं समझता हूँ 3 करोड़ के करीब लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हो गए मोदी जी की गलत नीतियों के कारण। केवल आप मुझे केवल ये बता दीजिए, 73 सांसद दिए, आप मुझे 3 योजनाएं बता दीजिए। कोई सिंचाई की योजना आई हो? अरे सर, आप इसमें बोलते रहेंगे। आप लोग तो जीते पड़े, आप लोग क्यों धैर्य खो रहे हैं अपना? धैर्य क्यों खो रहे हैं आप लोग? अभी जनता बताएगी आपको। उत्तर प्रदेश का किसान पूछ रहा है, वो एमएसपी की क्या बात कहां से आ गई? वो एमएसपी कब बढ़ेगा हमारा? मोदी जी जो पहले कहते थे राज्यों के लिए कटोरा लेकर खड़े हैं क्या? आज अभी देखिए कि लखनऊ में मोदी जी स्वयं क्या भाषण दे रहे हैं कि हमने 1 लाख करोड़ रुपया फालतू दिया उत्तर प्रदेश को। प्रेम जी, आप बताइए, क्या वो मोदी जी अपने मामा जी के घर से लाए थे क्या? अच्छा, एक करके प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक करके बहस अच्छी होगी। दीपक जी, मैं बिल्कुल शांति से बोल रहा था, लेकिन प्रेम जी की पता नहीं क्या आदत है, ये अपनी बात रख के दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। हम केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं। शिवपाल जी का और तमाम अखिलेश जी का जो झगड़ा है वो भी विराम लगना चाहिए और उसके बाद मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की जनता के लोगों के बीच में भी हम मुद्दे लेकर नहीं जाएंगे तो हम सभी लोकतांत्रिक पार्टियों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा। आज हम जानना चाहते हैं भाई, किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना बढ़ा? गन्ना किसानों के ऊपर मोदी साहब आपने बागपत में बहुत भारी भाषण दिया था, उसका क्या हुआ? आपने बिजली सप्लाई के लिए क्या क्या दिया? क्या आपने गन्ना किसानों को जो 6,000 दिया था, मिल मालिकों ने आगे दिया पैसा? गन्ना किसानों को आलोक जी, सब पॉइंट एक साथ नहीं हम रखते हैं, बहस बहुत लंबी है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी बातें तो ठीक बोल रहे हैं आलोक शर्मा जी, इन सवालों के जवाब तो बीजेपी को देने पड़ेंगे। निश्चित देना ही चाहिए और हम दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन गांवों में बिजली 70 वर्षों में नहीं पहुंचे, अरे साहब वो भी मीडिया ने दिखाया है कि किस तरह से आपने गलत लिस्ट में नाम चढ़ा दिए। गन्ना किसानों के ये खाकर बैठ गए थे और पोंटी चड्ढा को बेच के बैठ गए थे। आप किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किसने पहुंचाए? प्रेम शुक्ला जी, खाद्यान्न मंत्रालय। प्रेम शुक्ला जी, किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता किसने पहुंचाई है? पोंटी चड्ढा को बेच दिया था, उस पर भी बहस कर सकते हैं। आपका पोंटी चड्ढा से लगा अंतरंग रिलेशन था, बार-बार नाम ले रहे हुआ, उससे अधिक राशन आपने बेच दिया और उस पर जो है आपकी केंद्र की शब्दावली का इस्तेमाल देश देख रहा है। आप कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आज आप पौंटी चड्ढा पर पहुंच गए। आप कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, आज आप पौंटी चड्ढा पर पहुंच गए। मुद्दों पर आइए, उत्तर प्रदेश की जनता को आपने क्या दिया? मोदी जी की सरकार आते ही बुंदेलखंड को आपने क्या दिया? बुनकरों को आपने क्या दिया? इन मुद्दों पर बात कीजिए। आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है किसान की। चलिए आप दोनों की तूतू में मैं
चलती रहेगी। लेकिन मुझे शादाब जी के पास जाना है, जो एक मेजर प्लेयर है। शादाब जी, आम उत्तर प्रदेश वासी को कैसे मोहम्मद इबाद जी, और हमने फिर उनको कैसे दिया, इस पर एक बहस। मोहम्मद इबाद जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या पिता पुत्र में सुलह हो पाएगी चुनाव होने तक? देखिए, बात सुलह की नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के नाम पर होने जा रहा है। जो काम माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, उस काम को लेकर जनता के बीच हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। जो विकास किया है, गरीबों के लिए जो काम किया है, छात्रों के लिए जो काम किया है, नौजवानों के लिए जो काम किया है, नहीं, आपकी सब बात मानी लगी। अभी तो घर में आग लगी हुई है मोहम्मद साहब, अभी तो घर में आग लगी हुई है। कैसे पिता पुत्र के खिलाफ और पुत्र पिता के खिलाफ भाषण देगा इलेक्शन में? देखिए, घर की आग का मुद्दा चुनाव पिता का मुद्दा नहीं है, चुनाव में विकास का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ जिसने इतना आजादी के बाद से जो इतना काम कराया है माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने। तो हमारा मुद्दा है कि विकास का मुद्दा। चलिए, माना आपका मुद्दा है विकास का मुद्दा, लेकिन अगर नेताजी ने विश्वासघात का मुद्दा उठा दिया तो आप क्या करेंगे? अगर नेताजी ने विश्वासघात का मुद्दा उठा दिया तो आप क्या करेंगे? कौन सा विश्वासघात? अरे, जो उनको पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। कौन सा विश्वासघात? अरे, सार्वजनिक तौर पर अपने पिता को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। पद से हटाया है तो संरक्षक बनाया है। अपने चाचा को पार्टी से निकाल दिया, अपने चाचा को पार्टी से निकाल दिया, अंकल को भी निकाल दिया। जो लोग बीजेपी और आरएसएस से मिलकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, ऐसे कोई लोग समाजवादी पार्टी में नहीं रहने दिए जाएंगे। मतलब नेताजी बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, के सिद्धांतों पर चलती है। समाजवादी पार्टी का मेन मकसद है कि कैसे गरीबों को हक दिलाया जाए, कैसे नौजवानों को रोजगार दिलाया जाए, कैसे किसानों को की मदद की जाए, कैसे सड़कें बने, कैसे हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की करे। बोल भी दिया ना सीबीआई ने कि केस क्लोज हुआ है राम गोपाल। विकास मुद्दा है, कह दिया सीबीआई ने आज। तो इस मुद्दे के बीच जो आएगा समाजवादी पार्टी में उसकी दाल नहीं गलेगी। अच्छा, मतलब मैंने मान लिया। जूही सिंह जी क्या ये कह रहे हैं कि नेताजी बीजेपी के साथ मिलकर अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या इसका ये मतलब है मोहम्मद इबाद जी? इनका यही मतलब है। इनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। इनको चाचा भतीजे पे, मैंने ये नहीं कहा, पिता बेटे को गुमराह कर रहे हैं लोग। मतलब जिन्होंने पार्टी बनाई मुलायम सिंह जी ने, उन्हें आज पार्टी से निकाल दिया अखिलेश जी के बारे में। ये कैसी राजनीति है? और अखिलेश जी के सामने उनके 5 वर्ष पूरे होने वाले, क्या किया है? उत्पीड़न लोगों, क्या उसमें जाएंगे जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उत्पीड़न हुई? आप लोगों के मंत्रियों ने क्या किया? मोहम्मद साहब एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। आपके मुख्यमंत्री को मुलायम मोहम्मद साहब एक एक करके बोलिए। सभा में बोलते रहे कि अब कब्जा करना छोड़ दीजिए। क्या उन मुद्दों को लेके आप जाएंगे वोट मांगने के लिए? क्या अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे? क्या वो डमी मुख्यमंत्री थे? उनके सामने इतनी चीजें, खनन वाला मामला ले लीजिए और भी बहुत सारे मामले ले लीजिए, वो कहाँ थे उस वक्त? उन्होंने प्रदेश की जनता को जवाब क्यों नहीं दिया? आज इस मुद्दे से आप वोट मांगने जाएंगे? अखिलेश जी के चेहरे पे वोट नहीं होगी कि वो एक मासूम से दिखाई देते हैं। लोग उनसे ये तो माना मासूम से दिखाई देते हैं। नहीं, ये तो माना ऋतु सिंह जी आपसे मासूम से दिखाई देते हैं। उनको बनाया गया है कि वो मासूमियत से कोई काम को मासूमियत से उन्होंने पिता को निकाल दिया। मासूमियत से पिता को निकाल दिया। वो अपने आप को अरे मोहम्मद इबाद साहब एक मिनट, ऋतु जी एक मिनट। मोहम्मद इबाद साहब थोड़ा सा बहस का डिकोरम बना के रखिए। जनसभा नहीं है ये, जनसभा नहीं है। यहाँ पर जब सवाल पूछा जाए तब बोला जाए। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोग समझदार हैं। अब मैं आता हूँ विनोद अग्निहोत्री जी के पास। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या पिता और पुत्र? दीपक जी, देखिए दीपक जी, अरे ओबास साहब थोड़ा सा बात रखना है हमको। आप रखिए ना, अपने मौके पर रुकिए। आप बात को मोड़ के पेश करते हैं। हमने कब कहा कि नेताजी भी
बीजेपी से मिले हैं। मोहम्मद इबाद साहब, आप नेताजी अपने को वक्त कुछ लोग पर बात गुमराह कर रहे रखिएगा। हैं। अगर आप सबके बीच में बोलते रहे तो किसी के बाद हमारे दर्शकों को नहीं समझ आएगी, आपकी बात भी नहीं समझ आएगी, क्योंकि बहुत सारी आवाज हो जाती है टीवी पे। आप समझिए टीवी को थोड़ा। विनोद जी, देखिए, जहां तक सुलह की बात है, मुझे लगता है कि आज भी कुछ लोगों ने प्रयास किया है। आजम खान साहब, रेवती रमन सिंह भी कर रहे हैं, आजम खान भी कर रहे हैं, और भी लोग लगे हुए हैं। लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आती कि 3-3 घंटे बैठ करके पिता पुत्र में बातचीत होती है, उसके बाद भी सुलह नहीं होती, और फिर 1 घंटा 1.5 घंटा फिर शिवपाल जी, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी बैठते हैं। आखिर बात क्या, क्यों सुलह नहीं हो पा रही है? जो फार्मूला बना था कि भाई वो प्रदेश अध्यक्ष हो जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे और संसदीय बोर्ड में उनको मिलकर के टिकट बांटे, जो कल जो सारा मीडिया में चल रहा था, फिर सुलह नहीं हुई। कहीं न कहीं मुझे लगता है कुछ मामले इतने गहरे हैं जो अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, जिस वजह से पिता और पुत्र के बीच में सुलह बड़े गहरे हैं, घाव भी गहरे हैं और कुछ मुद्दे भी गहरे हैं। क्योंकि नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुलायम सिंह जी जैसा पिता और अखिलेश जैसा बेटा, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, दोनों बड़े, अखिलेश बड़े संस्कारवान बेटे के रूप में रहे। हम लोग आज से नहीं, जब वो अखिलेश पढ़ते थे, मैं तो नेताजी को तब से 80 से मैं जानता हूं, और उसके पहले से। तो आखिर क्या वजह है कि आज वही अखिलेश बिल्कुल विद्रोही हो गए? राम गोपाल जी, जो कभी नेताजी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते थे, सोच नहीं सकते थे, आज वो बिल्कुल नेताजी के खिलाफ खड़े हुए हैं। शिवपाल जी, जिन्होंने अखिलेश को पाला पोसा, आगे बढ़ाया, आज वो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो आखिर कहीं न कहीं कुछ गहरी बातें जरूर हैं, जिस वजह से सुलह नहीं हो पा रही। और अगर बिना सुलह हुए ये लोग गए चुनाव मैदान में, तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि दोनों का नुकसान होगा, जबरदस्त नुकसान होगा, दोनों का नुकसान होगा। मोहम्मद इबाद साहब, समझ रहे हैं आप? देखिए, छवि से चुनाव नहीं जीता जाता, छवि से माहौल बनता है, चुनाव तंत्र से जीता जाता है, और चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे फैक्टर की जरूरत पड़ती है। संगठन का तंत्र। बोलिए मोहम्मद इबाद साहब। देखिए, चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, तो सभी जा रहे हैं, अभी थोड़ी जा रहे हैं। नेताजी सर्वमान नेता हैं। नेताजी की इज्जत आपने मुख्यमंत्री जी का 1 तारीख को देखा होगा, विशेष अधिवेशन में उन्होंने कहा, जितना मैं नेताजी की इज्जत करता था उससे ज्यादा अब और करूंगा। नेताजी का सम्मान एक एक कार्यकर्ता और एक एक पार्टी के लिए जितना था उससे ज्यादा है। अरे इसीलिए उनको संरक्षक बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा के, इसीलिए अपने अंकल शिवपाल को निकाल दिया। ये सम्मान है क्या? सम्मान। नेताजी को जो लोग गुमराह कर रहे हैं, नेताजी को गुमराह कर रहे हैं, गलत फैसले दिलवा दे रहे हैं। आपने नहीं देखा अभी गंगा जी ने कहा 2-2 चिट्ठियां, वो एक सुलझे हुए इंसान हैंगे क्या? नेताजी ने उस क्या कहते हैं सपा सरकार की नींव रखी है। देश ने देखा है कि नेताजी को कौन लोग गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, विनोद जी का सवाल बिल्कुल सही है। नेताजी की साथ मोहम्मद इबाद साहब, ये बताइए कौन लोग हैं जो नेताजी को गुमराह कर रहे हैं? ने कहा है ये कदम लेना पड़ रहा है। क्या मुख्यमंत्री अखिलेश जी को सत्ता की इतनी ज्यादा चाहत है कि पिता के ऊपर चढ़ के वो क्या कहते हैं उस प्रदेश को लेना चाहते हैं? कौन नहीं जानता उन लोगों को जो लोग नेताजी को गुमराह कर रहे हैं? नाम बता दीजिए ना, आपको नहीं पता। शीर्षक बनता है नेताजी को जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको रोकने के लिए ऐसा कदम माननीय फिर आपसे नाम पूछूंगा, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी से टाइटल पूछ लेता हूं, फिर फेंक देता हूं। क्या टाइटल बनता है प्रेम शुक्ला जी? बताइए, आप अखबार के संपादक भी रहे हैं। अब बॉम्बे में है तो फिल्म का टाइटल बता दीजिए। एक फिल्म का डायलॉग। सपा का ताजा शोध है, मुलायम सिंह यादव अबोध है। सपा का ताजा शोध है, मुलायम सिंह यादव अबोध है। देखिए, इस अबोध बालक ने पार्टी खड़ी की, आप चाहे, इसीलिए उनको आता है क्रोध है। वाकई क्रोध में। अब उसको अबोध कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्रोध में है, इसीलिए इतना बड़ा शोध है। नहीं, क्रोध में है। प्रेम जी, क्रोध में भी तो है मुलायम सिंह जी। नहीं, पूरा देश ही अबोध है, अज्ञानी है मात्र एक व्यक्ति के। लग रहा प्रेम शुक्ला जी के लिए तो दिख रहा है। आलोक शर्मा जी, आपका प्रेम शुक्ला जी के लिए खास ही दिखता है। आपका प्रेम शुक्ला जी के लिए बड़ा खास है। मैं फिलहाल लेता हूँ। जैसे ही चुनाव घोषित हुए, नई राजनीति के संकेत भी मिलने लगे। बिहार की तर्ज पे उत्तर प्रदेश पे भी महागठबंधन हो सकता है, और इसके संकेत किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद ने दिए। हमने तो उनको बता दिया है 403 की 403 सीटों पे वो काम करें, रिकमेंडेशन भेजें।
सेकुलर पार्टीज का बहुत प्रेशर है कि भाई आप सेकुलर पार्टीज को यूनाइट होना चाहिए। अब कैसे यूनाइट हो जाती हैं, कौन यूनाइट हो जाता है, अभी कहना असंभव है। तारोक जी, संकेत तो है, वरना गुलाम नबी आजाद जी जैसे घाटी नेता इस ढंग का बयान नहीं देते कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए बड़ा दबाव है। नहीं, दीपक जी, उन्होंने रोकने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो इस एकजुट होने की बात कही है, लेकिन उनके बाद साथ साथ उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह भी बहुत बड़ा छोड़ दिया है कि ऐसा कैसे होगा, क्या होगा, उसके वो पूरा जो है प्रश्न वो भविष्य के गर्भ में। लेकिन आपके 28 में से 20 विधायक चाहते हैं वहां पे कि अखिलेश के साथ अलायंस हो जाए। देखिए, मैं समझता हूँ 8 तो चलेगा, माफ कीजिएगा, आपके 20 के 20 विधायक चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं हो सकती। मैं दे रहा हूँ आपको, सूत्र ऐसे बता रहे हो। कांग्रेस पार्टी 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और आज भी हम उस चीज पर अड़िग हैं कि जो चाहना तो बहुत होता है। कांग्रेस चाहती है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, बन थोड़ी पा रहे हैं। कांग्रेस तो यहां तक चाहती है कि राहुल गांधी अपने ही पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, बन थोड़ी पा रहे हैं। नहीं सर, या बन नहीं रहे। मैं समझता हूं एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जब समय आएगा तो वो अध्यक्ष भी बनेंगे और वो लीड भी लेंगे और आज भी लीड ले रहे हैं। जहां तक बात आज की उत्तर प्रदेश 15 साल हो गए, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कटाक्ष भी किया सर। आज उत्तर प्रदेश 15 साल से अपने परिवार को स्टेब्लिश करने में लगे। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय तो केवल कटाक्ष और तंज की ही भाषा जानते हैं, उनको अभी तक शायद पता ही नहीं चला है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। खैर, उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं हम। केवल उत्तर प्रदेश की मैं बात कहना चाहूंगा कि आज हम मुद्दों पर दोबारा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने यूपीए 1 में, यूपीए 2 में उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, बुंदेलखंड के लिए क्या किया, किसानों का कर्जा माफ किया, बुनकरों के लिए बनारस में क्या किया। हम मोदी साहब से पूछना चाहते हैं, उनके नुमाइंदों से पूछना चाहते हैं, भाई 3 साल होने को आए हैं, आपने 3 साल में अगर 3 काम उत्तर प्रदेश के लिए किए हों कि साहब हमने ये काम किया है, एक कोई उद्योग लगाया हो आपने, कोई नोएडा जैसा शहर बसाया हो, कोई एक बड़ा आईटी पार्क बनाया हो, किसी किसान को कोई मदद दी हो आपने, आप बताइए। इसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला से लूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 2012 के चुनाव थे। 2012 के चुनाव में राहुल गांधी से ये सवाल मैंने बनारस में पूछा। बनारस में उनकी एक बहुत फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी थी। मैंने बोला था, आप बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में खड़ी हो जाएगी, तो खड़े होने का मतलब क्या है? कितनी सीटें मिल जाएंगी? आपके लिए बेंचमार्क क्या है? खड़ा होना तो दूर, पार्टी आपकी सो गई। देखिए, 2012 में जिस तरह से निर्भया वाला मैटर हुआ, तमाम एंटी इनकम्बेंसी की चीजें आई, 2G 3G का जिस तरह से मीडिया ने बढ़ चढ़कर प्रचार किया, उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि 8 वर्ष हमें हो गए थे सत्ता में रहते हुए, एंटी इनकम्बेंसी हमें झेलनी पड़ी। लेकिन आज आप देखिए ना, 3 साल में मोदी साहब ने जिस तरह से अर्थतंत्र की, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी है। यूपी का किसान कह रहा है कि साहब जो मेरी भैंस 70,000 में बिकती थी, आज कोई 30,000 में लेने वाला नहीं। ये बहुत, मैं समझता हूँ, जमीनी सवाल है, जमीनी हकीकत है ये उत्तर प्रदेश। जमीनी हकीकत का जवाब प्रेम शुक्ला से लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, वाकई अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दिया प्रधानमंत्री जी ने। अंतिम बात कहना चाहूंगा दीपक जी, बोलिए। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर प्रदेश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोई एक दूध का प्लांट लगा दिया होता फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से, जो पहले की योजनाएं थी आपने आकर तो वो भी बंद कर दी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, बहुत बढ़िया। जरा जवाब सुन लेंगे। 70 वर्षों तक जिन लोगों ने 70 वर्ष पे पहुंच गए, उत्तर प्रदेश को विकास के अंधकार में ढकेल कर ताला मार दिया। 70 वर्षों में आपकी भी सरकारें रही, उनमें से 2.5 वर्ष का हिसाब डालने, 2.5 साल मोदी के साथ शामिल हैं। आपकी सपा के साथ भी सरकार रही, बसपा के साथ भी, अकेले भी रहे, मुझे पता है कि सरकार रहे। मोदी को नहीं सोचते बोलने से पहले, कम से कम आपको तो सोचा। बोल लेने दीजिए, बोले प्रेम शुक्ला जी, आप बोलिए। अच्छा, कुछ देर बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। आलोक जी नहीं टोकेंगे, आलोक जी नहीं टोकेंगे, बोलिए। धन्यवाद आलोक जी। 2.5 वर्षों में नोएडा जैसा शहर बसा देने की परिकल्पना, ये जब कोई व्यक्ति करेगा तो उस व्यक्ति शुरुआत तो कर देते, नींव तो रख देते, स्मार्ट सिटी का झुंझुना तो दे देते। तो बुरा नहीं मानना चाहिए, नहीं बुरा नहीं मानना चाहिए। अब सुन लीजिए महाराज, सुन तो लीजिए थोड़ा। मैं कितने ध्यान से सुन रहा था आपको, थोड़ा सुन लीजिए। आवेश में बारंबार आना। बताइए साहब, बोलिए ना, आपका समय निकल रहा है, बोलिए। हाँ, इसलिए सुन तो लीजिए। कुछ तो 1 लाख करोड़ रुपए 2015-2016 में अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 22,000 करोड़ रुपए किसानों को, जो आपने जो है खा पचा के निकल लिए थे, जब खा पचा के निकल लिए थे तो आपने कहां से दे दिए? फिर खाद लेने लोग आते थे, आप गोलियां चलवाते थे, क्योंकि खाद भी आप जो है ब्लैकमेल कर जाते थे।
ब्लैक में बेच के निकल लेते थे। सर, एक आध ब्लैकमेलर को पकड़ के जेल में तो डाल देते। खाद सस्ती हो गई, खाद सस्ती हो गई, खाद सस्ती हो गई। सुन, अरे साहब, खाद, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तमाम मेडिसिन, वेटनरी साइंस की सब कुछ महंगा हो गया। 300% रेट बढ़ गए इंसेक्टिसाइड के। आप लोग केवल भाषण देते हैं, जाके रेट पता कीजिए। अरे सुन तो लीजिए, खाद और बीज की दुकान पे जाके पता कीजिए, लोग घुसने नहीं देंगे। 2 जिलों की पार्टी अमेठी, रायबरेली तक को कुछ नहीं दे आप सके। वहीं पहुंच गए। अमेठी, मोदी सरकार है केंद्र में, बताइए ना उत्तर प्रदेश ये बात उनकी कि अमेठी रायबरेली विकास से 40 वर्षों में से मैं मानता हूँ अगर विकास की कहीं कमी है तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। 27 साल से हमारी सरकार नहीं है, विकास का जो मेन काम होता है वो राज्य सरकार का। बिल्कुल, हमने 10 साल में रायबरेली और अमेठी में काफी काम किए, और रायबरेली और अमेठी में अगर काम नहीं होते तो जनता हमें जिताती नहीं, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता। लेकिन आप मुझे केवल ये बता दीजिए साहब, बनारस वो निश्चित तौर पर जो है आपकी हताशा का प्रमाण पत्र है। हताशा तो देखिए, जयपुर में जाके ग्राम पंचायत का चुनाव भी हार गए जो मोदी जी ने गोद लिया था। एक ही विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ बनारस कंस्टिट्यूएंसी में, 3 महीने बाद वो भी हार गए आप लोग। 13 बाई इलेक्शन हुए, एक नहीं जीते आप लोग। सातारा चला गया, कोल्हापुर चला गया। अरे सर, महाराष्ट्र में क्यों जा रहे हैं आप? चर्चा कर लीजिए ना, आप भी मोदी साहब की तरह रोज गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। कहाँ किधर की बात किए जा रहे हैं? अरे सब, मैं तो यूपी में हूँ, यूपी से बाहर एक शब्द नहीं बोला मैंने। आप आइए यूपी पर, बहस कीजिए हमसे, क्या किया आपने यूपी के लिए? लेकिन आलोक जी ले रहे हैं, आपके ध्यान में नहीं आ रहा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, असली खतरा में बता रहा हूँ अब क्या है। प्रेम शुक्ला जी, असली खतरा में बता रहा हूँ अब क्या है। असली खतरा ये है कि वहां पर भी जिस तरह से बिहार में नीतीश, लालू और कांग्रेस एक हुए थे, वैसे ही अजीत सिंह, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और छोटे छोटे दल, ये सब एक हो सकते हैं, जो आपके लिए रियल खतरा है 2019 के लिए। नहीं, उनका एकीकरण हमारे लिए लाभ की स्थिति होगी। कृपा करके बिहार की स्थिति को समझ लीजिए। 1991 में से लेकर 2005 तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार तमाम स्थितियों के बावजूद नहीं बना पाई। उत्तर प्रदेश में 1991 में ही बना लिया था। 2002 तक जो है बारंबार सत्ता में रहे। 14 वर्षों का विकास का वनवास हुआ है, उसकी वापसी की बात है। अब 2 जिलों की पार्टी 27 साल बाद वाली वापसी की बात करती है। और जो वहां बैठे हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके पुत्र के बारे में नारे लगने लगे हैं कि जो लोग वो अपने बाप का, वो क्या होगा आपका, और जो हाथी सिर्फ धन का साथी, इतना में आप सिर्फ लखनऊ की रैली देखकर ये बताओ, जितना मानने पर बात माँ को लाइन में लगा दिया। 100 साल हो गया। अच्छा, एक एक करके मोहम्मद इबाद जी को बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, मोहम्मद इबाद जी बोलिए। नहीं, ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे। आप बताइए, नेताजी का सम्मान जितना माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं, उतना और कोई हिंदुस्तान में कोई नेता क्या आप? अरे तो उनको हटाया क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, ये बता दीजिए। करते थे, हटाया, एक ही तुलना है। आप ये बता दीजिए। नेताजी को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग। कौन लोग कर रहे हैं? शिवपाल यादव कर रहे हैं, अमर सिंह कर रहे हैं, कौन कर रहा है? बीजेपी के, उन्होंने अपनी मां को लाइन में लगा दिया, नोटबंदी करके लाइन में लगा दिया। आप पूरा प्रदेश ही नहीं, देश जानता है कौन लोग हैं जो नेताजी को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी की और माननीय अखिलेश यादव आप बता दीजिए कौन नेताजी को गुमराह कर रहा है? नेताजी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, उसको बचाने के लिए, ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए आगे खड़ा होना है। कोई भी पुत्र होगा, अपनी बाप की विरासत को बचाने के लिए उसको जो करना होगा, करना पड़ेगा, करेगा। अब सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए नेताजी के सम्मान में समाजवादी मस्जिद की बात की तकरीर है क्या? सरकार बना के नेताजी की झोली में तकरीर है क्या? माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, तकरीर है। चलिए, तो तकरीर हो गई। मोहम्मद इबाद साहब सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, मुलायम सिंह ने जो अधिवेशन हुआ उसके बाद
रामगोपाल को निकाल दिया, किरण नंदा को निकाल दिया, इन लोगों को निकाल दिया, लेकिन अखिलेश को क्यों छोड़ रखा? मोहम्मद इबाद साहब, आपकी बात हो गई, अखिलेश को क्यों छोड़ रखा? क्या वो किसी समझौते की गुंजाइश देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से हर पिता चाहता है कि बेटे के साथ समझौता हो जाए, उसमें कोई गलत भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अखिलेश का समर्थन पार्टी के भीतर विधायकों में कितना है वो भी देख लिया ना। जिस दिन अखिलेश और रामगोपाल जी निकाले गए, उसके अगले दिन जो बैठक हुई अखिलेश के यहाँ, उसमें 200 विधायक पहुंच गए, बिल्कुल, और नेताजी की बैठक में 60 लोग पहुंचे। तो निश्चित रूप से उनको ये भी अंदाज, इसलिए सम्मेलन भी टाला गया, उनको ये अंदाज भी लग गया कि पार्टी का बहुत बड़ा धड़ा और विधायक अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश को निकालने का मतलब उनको दोबारा शहादत का दर्जा देना, जो उनको 30 तारीख को मिल गया था। तो वो शहादत का दर्जा दोबारा नहीं देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि एक बार जो है अखिलेश के साथ बैठ करके 2 टूक लगातार बात हो जाए और बाप बेटे में सुलह हो जाए। समाजवादी पार्टी का वर्कर, रैंक एंड फाइल, जनाधार वर्ग सब चाहते हैं कि पिता पुत्र में सुलह हो जाए। बाकी उनके लिए नगण्य है, शिवपाल और अमर सिंह जैसे लोग, रामगोपाल जी भी सब नगण्य है। उनके लिए मुख्य रूप से मुलायम सिंह और अखिलेश में समझौता हो जाए, बाकी जिसको जहां कुर्बानी देनी हो कुर्बानी दे दी जाए। अगर उनको जनाधार वर्ग से आप पूछें तो सब इसके तैयार हैं। वो कहते हैं कि शिवपाल चाहे केंद्र में जाए, रामगोपाल जी चाहे केंद्र में जाए, अमर सिंह पार्टी से बाहर जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, नेताजी और अखिलेश अलग हो जाए, एक साथ हो जाए। अब ये तय करना है मुलायम सिंह जी को और अखिलेश को कि वो जन भावना का कितना सम्मान करते हैं। और जब से ये झगड़ा हुआ है, आप उत्तर प्रदेश के गांव में जाके देखिए, उन गांवों में जहां समाजवादी पार्टी का जनाधार है, वहां पर लोगों से बात कीजिए, लोग इससे लेकर बहुत दुखी हैं और बार बार इस बात को लेकर कोस रहे हैं कि पिता पुत्र में झगड़ा किसने कराया। और बार बार ये आपके बात सब कह रहे हैं कि वो लोग जो नेताजी गुमराह कर रहे हैं। और भाई नेताजी खुद आरोप लगा रहे हैं रामगोपाल जी के ऊपर कि वो सीबीआई के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, सीबीआई का केस चालू है। तो ये सब चीजें क्या है? नेताजी कोई बच्चे थोड़ी हैं यार, 75 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, तो परिपक्व है, देश के 40 साल से राजनीति में और धरती पुत्र कहे जाते हैं, वहां भी वो। तो अगर वो कोई बात है, कोई पीड़ा है, तो बजाय उसको समझने के खाली ये कह करके कि उनके खिलाफ, उनके पास लोग गुमराह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। खुले दिल से अगर आपको अपनी पार्टी को बचाना है, उत्तर प्रदेश की जो चुनावी चुनौतियों का सामना करना है, तो कंसीडर कहीं ना कहीं एक दूसरे की बातों करना पड़ेगा, खाली इससे बात नहीं बनेगी। आपको नहीं लगता रितु सिंह जी कि इस वक्त आपकी पार्टी सबसे ज्यादा परेशान है? बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, अखिलेश यादव का प्रोफाइल बढ़ रहा है और महागठबंधन की बात हो रही है, तो बीएसपी कहीं कोने में जाती हुई नजर आ रही है। सर, ये आपको लग रहा है कि बीएसपी को? आपको लग नहीं रहा है, हमको दिख रहा है। नहीं, हमें नहीं लग रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। और आप बताइए कि ये जो सपा सरकार में आज झगड़ा है, जिन लोगों ने प्रदेश को 5 साल में बद से बदतर कर दिया, क्या लोग उनको चुनना चाहेंगे? उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? अखिलेश की पॉपुलैरिटी फिर क्यों है? अरे अखिलेश की तो वो छवि बनाई जा रही है ना। आपके आपस में इनके फैमिली में लगाया, अखिलेश की छवि निकालने के लिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह अखिलेश के चेहरे पे वोट ले लिया जाए। और आपने बीजेपी तो कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि नोटबंदी के मामले में लोग इनसे पूछेंगे कि आपने नोटबंदी के मामले में मोहम्मद इबाद साहब किसानों के साथ क्या किया? मोदी जी ने 31 तारीख को दिया। मोदी जी ने ऐसी कोई बात कही कि जो लोग मर चुके हैं, मैं उनके लिए अफसोस करता हूं, उनकी व्यवस्था करूंगा? कुछ किसानों के लिए कोई ऐसी बात कही? तो इनसे भी पूछेंगे प्रदेश में। और सपा और भाजपा दोनों मिल चुके हैं, ये बीएसपी को रोकना चाहते हैं और बीएसपी रुकने वाली नहीं है, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। और हम अपने काम पे टारगेट कर रहे हैं, उनकी लड़ाइयों पे या इनके जुमलों पे टारगेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए रितु सिंह, मोहम्मद साहब ऐसे नहीं होती है डिबेट। आप रनिंग कमेंट्री देंगे तो दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी। आपकी बात भी समझ नहीं आएगी, फिर आपके होने का मतलब क्या है? मैं आपको 3 बार समझा चुका हूं ये बात कि रनिंग कमेंट्री मत करिए। आपको अपनी बात कहने का मौका दे रहा हूं मैं। रितु सिंह जी, आपने कहा कि प्रदेश को बद से बदतर कर दिया, तो बद तो आपने किया होगा, बदतर इन्होंने कर दिया। सर, एक बात बताइए, जिस समय बहन जी का काम आप लोगों ने देखा, आज लोगों ने इनको भी मौका दे, इनको भी पत्थर की मूर्ति लगाई और क्या किया पूरे राज्य? सर, आप बताइए, पत्थर की मूर्ति लगाई, मैं ठीक है आपकी बात मानती हूँ। अरे हम अभी शिवसेना वालों ने मूर्ति लगाई तो आप लोगों ने नहीं दिखाया, उनकी बात नहीं करी। बीजेपी वालों ने सरदार पटेल की मूर्ति के लिए जो चाइना से इतना पैसा खर्च करा तो आप लोगों ने बात नहीं करा। सपा सरकार ने क्या कहते हैं, पार्क बनाने की, अरे उन्होंने सरदार पटेल, शिवाजी, इनकी मूर्ति लगा रहे हैं, आप तो बहन जी की लगा रहे हैं। अरे सर, हमारे भी फायदा हो रहा है, आप सीजन मिल रही है, बच्चे टहल रहे हैं, शहर का वातावरण सही हो रहा है, क्योंकि आप क्या हो रहा है कि यूपी में
सिर्फ बहन जी ही उस प्रदेश को चला सकती है, उनका जो आप शासन है गलत वो काम कितना करती अच्छा हो है। तो उसका और ऑब्जेक्शन जनता होगा इस पे आपकी बहन जी। मुख्यमंत्री अखिलेश जी पे एक बार विश्वास करके देख चुकी है कि इन्होंने बद से बदतर कर दिया। आप लोग चाहते हैं कि बहन जी की सरकार है, और मोदी जी के जुमलों से तो सभी परेशान है। 2.5 साल पौने 3 साल होने वाले हैं, ये वादे तो करते हैं, निभाते नहीं है मोदी जी। इसलिए कोई मोदी इनसे तो हर पूछेंगे ये लोग। और 73 MP होने के बाद इन्होंने क्या किया? तो ये सारी चीजें अभी ये जाए तो सही वोट मांगने। प्रेम शुक्ला जी, ये तो लोग पूछ रहे हैं, दोनों को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ऋतु जी, ये लोग पूछ रहे हैं कि 73 MPs होने के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या किया? 73 MPs क्लीन स्वीप। नहीं, जिन लोगों ने जो है अपनी मूर्तियां लगाने के अलावा धन का अपरंपार कमाई का तंत्र खड़ा करने के अलावा मुख्यमंत्री के निवास में नोट गिनने की मशीन लगाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। आपके अभी आपने पूछा उनसे जिन्होंने शादी की 500 करोड़ की, पहुंच गई शर्म आती और है। वो गरीब महिला जो दिन में परिश्रम करके आती थी बीजेपी के नेता और रात में जो रोटी सेकने के लिए ईंधन नहीं होता था, उसको LPG मिल गई मुफ्त में। कांग्रेस के राज में LPG MP साहब लिख कर देते थे तो सारे काम तो आपने ये विकास है। और किसी ने तो कुछ किए नहीं। जुमले पे उनका जुमले मत खाता दिया खुल गया, ये कभी विकास है। 100 दिन के, कभी उनको 50 दिन सोचने के, की आदत और नहीं है, मोदी ये को विकास तो सारी है। चीजें देख चुकी है कि किस तरह के ये वोट दे दो, प्रधानमंत्री सीधा शर्म सीधा आती है लोगों को। ये प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री आपके ही प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री के जो विकास समझ रहे हैं वो कहते हैं अरे मैंने तो अपना परिवार छोड़ दिया अपना। अरे हम उनका परिवार नहीं है, नहीं हम उनका परिवार नहीं है। एक महल में रहते हैं, कितने के कपड़े पहनते, हमारी तो हर चीज गर्भवती महिलाओं को 6 लाख को भी कौन दे रहा है? अरे मैं 12 रुपए में 2 लाख का बीमा कौन दे रहा है? करते हैं ना कब हुआ? मोदी जी के घर के सामने एक दो से दिल्ली लोग मर रहे हैं लाइनों में, लोगों की दिक्कत हो रही है। अच्छा ठीक है मुझे कंक्लूडिंग कमेंट लेना है। आलोक शर्मा जी, ऋतु जी प्लीज। और विकास की बातें करते हैं आप दूसरी जगह में देश की। अरे पहले दिल्ली को तो संभालिए। आलोक जी, देखिए, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश 22 करोड़ लोगों का प्रदेश है। हम दिल्ली भी इसको मुख्य मुद्दे जो है वहां के, वहां पर आज भी बीमारू स्टेटों में कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर कहें तो गणना होती है। आज सभी दलों को सोचना होगा कि 22 करोड़ देशवासी कैसे आगे आए, जिससे भी कमी रही है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज मुख्य विषय है कि आपने कहा साहब हम रोजगार देंगे, मोदी साहब से भी पूछा जाएगा, अखिलेश जी से भी पूछा जाएगा। क्या आपने अंतिम बात विनोद जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक जीवन की, मतलब इस टर्म के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इसके साथ उनकी सरकार की उल्टी गिनती 2019 के चुनाव के लिहाज से शुरू हो जाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का जो विजय रथ था वो महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा होता हुआ दिल्ली में आके फंस गया। उसके बाद बिहार के चुनाव आए, बिहार के चुनाव में भी बीजेपी हारी तमाम प्रचार उसके बावजूद। हाँ, आसाम में जब बीजेपी जीती तो उनको एक कार्यकर्ताओं को भी ताकत मिली, मनोबल बढ़ा। हमारा और उसके बाद आसाम में ज्यादा था, बंगाल हारे, तमिलनाडु हारे। जी सर, नहीं बात दूसरी हो रही है, मैं खाली क्रोनोलॉजी गिना रहा हूँ। जी सर, उत्तर प्रदेश जो है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चुनौती इसलिए है कि लोकसभा चुनाव में 73 सांसद यहाँ से आए और उस हिसाब से उनकी संख्या जो है 300 विधायकों की संख्या 300 के आसपास होती है जाकर के, तो उस हिसाब से ये बड़ी चुनौती है। हालांकि पिछले चुनाव में 2012 में 47 विधायक ही चुन करके आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के हिसाब से ये एक बड़ी चुनौती है। और चूंकि 2.5 साल बाद, लगभग 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको आप सेमीफाइनल कहें, पैमाना कहें, और एक बहुत बड़ा मुद्दा नोटबंदी का या अर्धवार्षिक परीक्षा। हाँ, अर्धवार्षिक परीक्षा वो ज्यादा ठीक रहेगा। मिड अप्राइजल। हाँ, मिड अप्राइजल। और जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो तब होगा 2018 में, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और चुनाव होंगे, वो प्री बोर्ड होगा। वो प्री बोर्ड होगा। राजस्थान भी अर्धवार्षिक परीक्षा में मोदी जी हारेंगे और फाइनल परीक्षा नहीं दे पाएंगे। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, हमारा काम भविष्यवाणी करना नहीं है, आप दावे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी, देखिए 2012 में चुनाव हुए थे तो यूपीए सरकार केंद्र में थी, और जब कांग्रेस 28 सीट पर सिमट गई तो वहीं से उसका ग्राफ गिरना शुरू हुआ। इसलिए ये चुनौती भी है कि भाजपा को अपना ग्राफ बढ़ाना है, मोमेंटो बना के ताकि आगे आने वाले चुनाव में उनके पार्टी कार्यकर्ताओं, गुजरात में भी चुनाव है, उसके बाद फिर 18 में फिर 3 राज्यों में चुनाव है, तो वो मोमेंटम बना रहे। इसलिए भाजपा को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, इन राज्यों में जो है
निश्चित रूप से एक अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दूसरों से तोड़ के ठीक है संगठन की जरूरत नहीं ऋतु जी, है, वक्त अपना खत्म हो वजूद गया क्या है, वक्त अपना खत्म हो गया है मतलब हमारे चेहरा पास। तक हमारे नहीं पास बता वक्त आज के लिए इतना ही है, लेकिन 3 चीजें मैं आपको बता दूं, 3 सबसे बड़ी चुनौतियां। बीएसपी के सामने अपने वजूद को बनाए रखने का संकट है, कांग्रेस के सामने आईसीयू से निकलने का संकट है, समाजवादी पार्टी के बाद के सामने अखिलेश यादव की इमेज और 2012 के प्रदर्शन को रिपीट करने का संकट है, और बीजेपी का सबसे बड़ा संकट यह है कि वो केंद्र में सरकार में है और 73 एमपी उसके लोकसभा के उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो चुनौती बहुत बड़ी है और चुनौती बेहद अहम है सभी राजनीतिक दलों के लिए। टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।